नमस्ते। आपका खुशी की ओर पॉडकास्ट में स्वागत है, जहां हम दो थेरेपिस्ट वेलनेस से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं और आपके सामने कुछ नुस्खे पेश करते हैं। मैं हूं अंकिता ओझा, बैंगलोर से, और मैं थेरेपी और वेलनेस की दुनिया में पिछले 6 साल से हूँ। और मैं हूँ सुनीता राव, पुणे से, जो पिछले 15 साल से वेलनेस और थेरेपी के क्षेत्र में काम कर रही हूँ। चलिए हम आज की बातें शुरू करते हैं, जो है मैं समय हूँ। जब हम समय की बात करते हैं तो हम कई चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। सबसे पहले तो ये है कि समय हम जिस तरह से देखते हैं, एक अतीत, एक वर्तमान और एक भविष्य काल। तो जब हम समय के बारे में हम सोचते हैं तो इन तीन माध्यम से हम सोचने लग जाते हैं। समय हमेशा बदलता रहता है, कभी ठहरता नहीं है, वो कहीं भी रुकता नहीं है। तो जब हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि कभी समय बहुत तेज भाग रहा है और कभी समय बहुत रुक रुक के चल रहा है, और ये हमारे मूड के ऊपर डिपेंड होता है और हम किस तरह से समय को देखते हैं, किस नजरिए से समय को देखते हैं। अगर हम बहुत खुशी मना रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, कुछ ऐसा अच्छा सा माहौल बना हुआ है, तो हमको लगता है जैसे समय बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है, हमारे हाथ से छूट जाएगा। और जब हम उदास हो या कोई कॉलेज में बेफिजूल क्लास में बैठे हुए हैं जो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, या बॉस के सामने मीटिंग में बैठे हैं जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तब हमको लगता है जैसे समय रुक गया है या बहुत ही धीरे रफ्तार से चल रहा है। और जब हमको ऐसा महसूस होता है, ये सब हमारे मूड के ऊपर डिपेंड है। मूड के हिसाब से हम समय को देखते हैं, पर हमको एक्चुअली सही माने में समय क्या है, ये समझने के लिए थोड़ा सा समय के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जब हम समय के बारे में सोचते हैं तो काल क्रमांक हम समय को देखते हैं, क्रोनोलॉजिकल टाइम। इसका मतलब है कि 16वीं शताब्दी हुई और फिर 17वीं शताब्दी हुई, फिर 18वीं, मतलब क्रोनोलॉजिकल प्रमाणिक तौर से हमारा समय पीछे से आगे आ रहा है आज तक के। उसमें जो भी हमने देखा समझा, हमारे ऐतिहासिक किताबों में लिखा गया है, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, या तो हमारे माँ बाप से सुनते हैं या हमारे दादा दादी से सुनते हैं। दूसरा है मनोवैज्ञानिक समय। मनोवैज्ञानिक समय ये क्या होता है? साइकोलॉजिकल टाइम, जहाँ हमारा दिमाग है, तो अगर वो अतीत में है तो हमारा मनोवैज्ञानिक समय अतीत का है, वही चल रहा है। अगर हम वर्तमान में हैं तो अब का है। तो इस तरह से जहाँ हमारा मन है, वहां से हम समय को देखना चालू करते हैं। तीसरा जो है वो सांस्कृतिक समय होता है, जिसे कहते हैं हम कल्चरल टाइम। सांस्कृतिक समय क्या होता है? जो अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं, उनका अलग अलग नजरिया है समय को देख। तो जैसे कोई अफ्रीका के कोई एक गांव में रहता है, उसका समय किस तरह का होगा? धीरे चल रहा होगा। अगर कोई मुंबई में रह रहा है तो उसका समय कैसे है? फास्ट है, भाग रहा है। तो जहां हम रह रहे हैं वो भी हमें, हमारे ऊपर और हमारे दृष्टिकोण पे एक छाप छोड़ जाता है। अगर हम गांव में, एक छोटे से गांव में रह रहे हैं, तो सिर्फ गांव की तक ही हमारा समय सीमित रह जाता। अगर हम मुंबई में रह रहे हैं या जापान में रह रहे हैं तो हमको लगता है जैसे समय बहुत ही आगे का समय अब चल रहा है, जैसे हमको लगता है जैसे हम फ्यूचर में पहुंच गए। तो ये जो है, जहां हम रहते हैं उसके हिसाब से हम समय को भी देखने लग जाते हैं। इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया किताब है जिसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ टाइम, और इसका लेखक है रॉबर्ट लेविन। इस पे उसने कल्चरल टाइम के बारे में बहुत अच्छी बात। उसके बाद हम एक और चीज देख सकते हैं जिसका नाम है भौगोलिक समय या ज्योग्राफिकल टाइम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही। मैं जब इसके बारे में सोच रही थी, मेरा तो मन इतना समझ, मैं इतनी खुश हो गई थी कि इस
नजरिए से भी हम समय को देख सकते। तो जब सूर्य उगता है, ये जो भौगोलिक टाइम है, ये अलग अलग जगह का टाइम समय है। तो जब सूर्य उगता है, कहाँ से उगता है? जापान की तरफ। एक एग्जाम्पल के लिए आप सोचिए कि जहां से सूर्य उग रहा है जापान में, पहली पहली सूर्य की किरण धरती पे जापान से चालू होती है। तो वहां पे समझो आज 18 तारीख है यहाँ इंडिया में, पर जापान में अगला दिन चालू हो चुका है, तो वहां 19 तारीख है। और जब हम इंडिया में आते हैं, भारत में आते, तो हमारा चल चल रहा समय 18 तारीख। और अगर हम पश्चिम की तरफ चले जाएं, अमेरिका की तरफ, तो वहां पे 17 तारीख चल रही है। तो एक ही वक्त हम 3 दिन में जी रहे हैं। जापान वाले हमसे आगे, हम अभी वर्तमान में, और अमेरिका में जो जी रहे हैं वो हमसे पीछे चल रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये समझना भौगोलिक समय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम एक तरह से सोचते हैं आज हमारा आज, पर वो आज जो हमारा है वो किसी के लिए आने वाला कल है और किसी के लिए पीछे गुजर गया कल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मुझे समझ में आई और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और ज्योतिषी समय ये भी एक अलग समय होता है, जिसे हम एस्ट्रोलॉजिकल टाइम के, जो हमारे ग्रहों के चाल चलन पे टाइम। तो ज्योतिष के पास जाएं तो वो लोग हमको कहते हैं आपके ये ग्रह अच्छे नहीं है, तो आपका ये समय अच्छा नहीं, आगे जब ग्रह अपनी स्थिति बदल लेंगे तो आपका अच्छा वक्त आएगा। तो ये कई अलग कॉन्सेप्ट हैं, कई अलग समझ है समय, और मैं ये सब आप लोगों के सामने लेके आना चाहती थी, ताकि आप लोग भी समझे किस किस अलग अलग तरीके के नजरिए से हम समय को देख सकते। बिल्कुल सुनीता जी, जैसे आपने कहा कि सेम टाइम है लेकिन अलग लोगों के लिए वो अलग पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पे कितना क्लियर एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि टाइम एक बहुत ही रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं समय को देख रही हूँ और जैसे जो मेरा नजरिया है समय को लेके, जरूरी नहीं है कि आपका भी सेम हो। तो समय हर किसी के लिए उनके पर्सनल नजरिए के हिसाब से चलता है, उनकी अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग, उनकी खुद की समझ के हिसाब से चलता है। और इसी तरह अगर हम देखें, कुछ लोग समय को एक बोझ की तरह देखते हैं और कुछ लोग समय को एक रिसोर्स की तरह देखते हैं। जैसे कितनी बार हम सुनते हैं कि 25 की उम्र से पहले शादी हो जानी चाहिए, 30 की उम्र से पहले बच्चे हो जाने चाहिए, 40 की उम्र से पहले घर आ जाना चाहिए। तो ऐसी सोच जो है वो हमें एक तरह से लिमिटेड बनाती है। और कितनी बार हम आजकल इंटरनेट पे ये भी देखते हैं 30 थिंग्स टू डू बिफोर 30 और थिंग्स टू डू बिफोर 40। बल्कि अगर देखा जाए हम किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये खुद का एक नजरिया होता है जो हमें समय को एक बर्डन की तरह देखने में फोर्स करता है और एक टाइमलाइन बना देता है हमारे लिए, जो एक्चुअली रियलिस्टिक है ही नहीं। तो इसी तरह अलग लोग समय को एक अलग तरह से देख रहे हैं, रिसोर्स ना देख के उसको बर्डन की तरह देख रहे हैं। और इसी तरह कितनी बार हम ये सोचते हैं कि जब भी हमारी जिंदगी में कुछ परेशानी है या कुछ दिक्कत आई है तो हम सोचते हैं कि हाँ, समय सब कुछ ठीक कर देता है, या टाइम हील्स एवरीथिंग। पर इसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है वो हम नहीं देखना चाहते। हम एक्चुअली समय पे सब छोड़ देते हैं। तो वो भी एक काफी गलत नजरिया है देखने का। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर हमारी किसी से कुछ अनबन हुई है या कोई किसी से हमारी नाराजगी है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं चलो आज कुछ नहीं बोलते हैं, कल 2-3 दिन में सब सेटल हो जाएगा। बट सेटल एक्चुअली फिजिकल रियलिटी में चीजें फिर भी लगती है कि सेटल हो गई हैं, बट एक्चुअली आप वहीं के वहीं अटके रहते हैं और आप आगे खुद को बढ़ने ही नहीं देते हैं। क्योंकि हम जैसे अगर नाराजगी, तो हम सोचेंगे कि हाँ, इस इंसान को मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। अब वो माफ नहीं करने का मतलब ये है कि आप उस जो मोमेंट है उस पल में अपने आप को अटका के बैठ गए हैं और आप बोल रहे हैं कि टाइम सब ठीक कर देगा, जबकि टाइम, जिंदगी चल रही है आपकी, आपका शरीर भी समय के साथ बढ़ रहा है, लेकिन एक मानसिक तरह से आपका एक हिस्सा है जो उस मोमेंट पे अटक गया है। तो हम इस तरह कई बार समय को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के हम समय पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कई बार। और ये भी एक बहुत ही लिमिटेड तरीका है समय का इस्तेमाल करने के लिए। जैसे हमने बोला समय
रिसोर्स ना समझ के, इंस्टेड कि हम सोचे कि चलो अभी कुछ प्रॉब्लम हुई है, चलो इसको खत्म करते हैं या बात को खत्म करते हैं, माफी देते हैं, हम एक्चुअली समय को अपना हथियार बना लेते हैं, जहां हम बोलते हैं कि नहीं, इसको मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। अब जिंदगी भर आप माफ नहीं करोगे, आप उस क्षण में अटके हो, सामने वाला तो अपनी जिंदगी जी रहा है। तो वहां पे भी एक समय का एक अलग पर्सपेक्टिव है जो एक्चुअली आपको बदलना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मदद नहीं कर रहा है और आपको जिंदगी में आगे एक भरपूर तरह से आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो ये एक और नजरिया है जिसे बदलने की जरूरत है। फिर अगर हम देखें कितनी बार होता है, जैसे हम बोलते हैं नाराजगी हम कभी माफ नहीं करेंगे, इसी तरह हम कई बार अपनी पास्ट ग्लोरीज को भी लेके बैठ जाते हैं। जैसे अगर मैं स्कूल में टॉपर थी या मैंने अपनी कंपनी में, पहली कंपनी में बहुत तरक्की करी, तो हमें लगता है कि जिंदगी पर हमारा वही स्टेटस रहना चाहिए। तो हम अपने एक पॉजिटिव पास्ट को भी कई बार जकड़ के बैठ जाते हैं और हम ये सोचते रहते हैं कि जिंदगी पर हम वैसे ही रहेंगे। हम फिर से अपने ऊपर एक बर्डन, एक बोझ बना देते हैं और हम अपनी एक आइडेंटिटी को अपने पास्ट में फ्रीज कर देते हैं कि उस समय, जैसे कितनी कॉमन बात है बोलना कि अरे पहले मैं कितनी पतली थी, पर मैं पहले, मेरी उम्र भी कम थी, मेरी सेहत भी अलग थी, मेरा एनवायरनमेंट भी अलग था, कितनी सारी चीजें अलग थी। लेकिन हम चाहते हैं कि आज के पूरे एनवायरनमेंट में सारी चीजें बदल गई हैं, लेकिन मेरा शरीर 25 साल वाला ही रहना चाहिए, मेरी मेहनत भी 25 साल वाली ही रहनी चाहिए, जब मैं कुछ भी खाती थी लेकिन मेरा वजन नहीं बढ़ता था। तो हम कितनी बार अपने पास्ट को लेके जकड़ के बैठ जाते हैं और ना ही खुद, कई बार हम दूसरों को भी अपने पास्ट में अपने साथ लेके बैठे रहते हैं कि कितनी बार हम बोलते हैं कि अरे शादी के पहले साल में तुम मुझे कितना प्यार करते थे, तुम मुझे कितने गिफ्ट देते थे। अब उस बंदे की भी सिचुएशन चेंज हो गई है, उनकी सोच बदल गई है, उनका व्यवहार बदल गया है, प्यार नहीं बदला है, पर और चीजें बदली हैं। लेकिन कई बार हम खुद भी नहीं निकलते हैं और हम दूसरों को भी चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ अटक के रहे और आगे ना बढ़े। तो समय को हम कितनी बार, जिस तरह से हमें समय का इस्तेमाल करना चाहिए, हम समय के साथ बदलते हैं, हम समय के साथ हमारी सोच बदलती है, नजरिया बदलता है, हमारी जिंदगी में सहूलियत आती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अपने पास्ट में ही अटका के रखते हैं क्योंकि वो चीजें हमें खुशी देती हैं। तो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी होता है कि आप समय को किस तरह से, किस तरह उसका उपयोग कर रहे हैं या किस तरह उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये समय की समझ बहुत जरूरी है, जो मेरे अलग लोग अलग तरह से मेरे ख्याल से उस चीज को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें अपने आप को समझाना बहुत जरूरी है कि समय जब बदलता है तो समय के साथ सब कुछ बदलता है। कुछ चीजें अच्छी होती है, कुछ चीजें चाहे उतनी अच्छी नहीं होती है, पर उसकी जगह कुछ नया आता है हमारी जिंदगी में, तो वो देखना भी काफी जरूरी होता है। और एक सुनीता जी, आपने जो इतनी अच्छी एक बात कही थी क्रोनोलॉजिकल टाइम के बारे में, कि हम हमेशा टाइम को पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ऐसे लीनियर तरह से हम देखते हैं। लेकिन हमें ये भी कितना समझना जरूरी है कि एक्चुअली समय हमेशा लीनियर नहीं होता है। कितनी बार समय साइकिल्स में होता है, कितनी बार हम अपने खुद के पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं, समय कितनी बार सीजन्स में होता है। तो जब एक चीज होती है और फिर कुछ समय बाद वो चीज दोबारा हमारी जिंदगी में आती है। तो कितनी चीजें हैं, जैसे हम मून की बात करते हैं, जैसे चंद्रमा के साथ हमारे पैटर्न्स होते हैं, हर महीने फुल मून आता है, हर महीने न्यू मून आता है। तो जिंदगी का नेचर ही साइक्लिकल है। लेकिन हम कई बार वो साइक्लिकल नेचर को इग्नोर करके हम सिर्फ लीनियर टाइम को जकड़ के बैठ जाते हैं और वो हमारे लिए काफी कठिनाई पैदा करता है। तो ये मेरे ख्याल से हमें समझना काफी जरूरी है। अंकिता, आपने बिल्कुल सही बोला कि कई बार हमारा जो हिंदू कैलेंडर है जिसे हम फॉलो करते हैं भारत में, वो मून साइकिल पे है, मतलब चंद्रमा के चलन पे है। और इसीलिए हमारे जो महीने होते हैं वो 28 दिन के होते हैं। और इस अगर आप अब का वक्त देखें तो ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो हम कैलेंडर यूज करते हैं ज्यादातर, उसमें हम 2024 में है, जो साल है वो 2024 में है। अगर हम हिंदू के हिसाब से, सनातन के हिसाब से देखें तो हमारा जो विक्रम संवत है उसमें हमारा ये साल 2081 है, मतलब 2081 वो साल हमारा चल रहा है। तो सिर्फ कैलेंडर बदलने से
जो सूर्य का कैलेंडर है और जो चंद्रमा का कैलेंडर है, उसके सिर्फ बदल जाने से हमारा पूरा साल बदल जाता है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। और जैसे आपने बोला, बहुत लोग समय को पकड़ के रखते हैं, तो कई बार होता है कि हमारा समय ठीक नहीं रहता, तो हम लोग मायूस हो जाते हैं कि हमारा समय बिल्कुल ठीक नहीं है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो तब हम पूछते हैं मेरा टाइम कब आएगा। तो वो टाइम हम लोगों को धैर्य का समय होता है, टाइम एंड पेशेंस। तो जहां हम धैर्य रखें, जब हमारा वक्त ठीक नहीं चल रहा है और आने वाले अच्छे वक्त के लिए हम प्रिपेयर करें, हम कोशिश करें कि जो भी हम कर सकते हैं वो समय हम उसको यूटिलाइज करें, ढंग से इस्तेमाल करें। तो हम लोग का जब अच्छा वक्त आता है तब हमारे पास सब कुछ तैयार रहेगा। तो कबीर का एक दोहा है, मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, मुझे याद आ रहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसका मतलब, जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा है हमारा, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तो सबसे हमारे भारत में सबसे अच्छा फ्रूट, फल आम है। तो मैं इसी को एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि इसका एक बीज, एक सीड अगर हम आज जमीन के अंदर डाल, कल क्या पौधा उग जाएगा और फल देने लगेगा? नहीं। आम के पौधे को बड़ा होके फल देने में 3 से 5 साल लगते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? जब तक वो फल देगा तो हम उसको सिंचाई करेंगे, हम उसको पानी देंगे, उसको खाद डालेंगे, उसका देखभाल करें। जब वो बड़ा हो जाए और जब वो फल देने लगे और टेस्टी टेस्टी आम देने लगे, तब 5 साल बीत चुका हो। तो हर कार्य अभी इसी वक्त नहीं होता है, कई चीज के लिए हमको इंतजार करना पड़ता है, कई चीज या कई वक्त के लिए हमको इंतजार करना। तो जब तक हम इंतजार कर रहे हैं तब तक हम सिंचाई कर रहे हैं, जब हमारा अच्छा वक्त आएगा उसके। तो ये हम लोगों को समझना जरूरी है कि हर चीज इसी क्षण, इसी मोमेंट में नहीं होता। जी बिल्कुल। और इससे मुझे एक ये भी चीज ध्यान आती है कि हम कितनी बार जब हमारा सिंचाई का समय चल रहा है, वो बेसिकली हमारा प्रिपरेशन का समय है, जहाँ पे हम सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। और वो समय भी उतना ही जरूरी है। जैसे जब भी हम किसी बहुत ही सक्सेसफुल आदमी की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं कि वो ओवरनाइट सक्सेस हो गया है उनका, लेकिन एक्चुअली ओवरनाइट नहीं होता है। ओवरनाइट हमारे लिए है क्योंकि हमने उनका सिर्फ एक दिन देखा है, हमने सिर्फ वो दिन देखा है जिस दिन आम पेड़ से गिरा है, पर उसके पहले की जो 5 साल की तैयारी है वो हमने नहीं देखी है। इसके लिए हमें लगता है कि वो तैयारी वाला समय आता ही नहीं है, और हमारे लिए वो जब अगर समय आ रहा है तो हम उससे खुश नहीं होते हैं। तो ये भी एक मेरे ख्याल से बहुत अच्छा पॉइंट है। और एक और पॉइंट अगर मैं बोलूं कि कितनी बार हम समय को एक वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं, एक कमोडिटी की तरह देखते हैं, जहां हम ऐसी बातें करते हैं कि अरे समय खत्म हो गया, या फिर अरे मेरे पास बहुत समय है, मेरे पास तो समय ही समय है। तो ये भी एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जो हमें या तो एक स्कार्सिटी या अबंडेंस माइंडसेट में लेके आती है। तो जब हम टाइम को एक वस्तु की तरह ट्रीट करते हैं और कहते हैं कि मेरे पास कम समय है, हम एक्चुअली अपने ऊपर एक प्रेशर, एक बर्डन डालते हैं, जहां हम देखते हैं कि अरे मेरे पास अभी समय निकला जा रहा है, मुझे अभी करना है, मुझे अगले 3 महीने में वजन कम करना है, शादी हो आ रही है तो मुझे उसके लिए वजन कम करना है, या मुझे 1 साल में इस साल तो मैं वजन अपना आधा करके रहूंगी। तो हम अपने ऊपर एक बर्डन और प्रेशर डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि एक्चुअली अगर हम वो प्रेशर को हटा के काम करेंगे तो हम एक बहुत ही सस्टेनेबल तरह से, एक बहुत ही आसान तरह से अपना वजन एक अच्छी पेस पे कम कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि हम वो प्रेशर और बर्डन डाल देते हैं अपने ऊपर, तो हम ये सोचते हैं कि अगर हमने 3 महीने में नहीं किया तो हम फेलियर हैं, या हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और ये सोच बहुत ही हानिकारक है, और ना ही हम 3 महीने में अपना गोल अचीव कर पाते हैं, बल्कि वो 3 महीने कई बार 3 साल 6 साल हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रेशर के चलते हम अपने गोल की तरफ बढ़ ही नहीं पाते, और हम अपने आप को एक फेलियर टैग दे देते हैं। तो यहाँ पे एक माइंडफुलनेस की बहुत जरूरत है, जिसके बारे में हमने पहले एपिसोड में भी एक बात चर्चा की है। तो यहाँ पे माइंडफुल होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि आपका समय आज है,
तो पिछले एपिसोड में सुनीता जी आपने बहुत अच्छी बात कही थी, जब आपने सांस लेने की बात कही थी कि ना आप सांस ले रहे हैं पास्ट में, ना ले रहे हैं फ्यूचर में, आपकी सांस आज चल रही है। तो यहाँ पे समय का भी सेम है, समय आपका आज में ही है। आपका वर्तमान और आपका भविष्य दोनों इमेजिनेशन है, दोनों आपके एक दिमाग की प्रक्रिया है। लेकिन आपका जो समय है वो आज और अभी में है। अगर आप समय को एक वस्तु की तरह ट्रीट ना करके एक शक्ति की तरह ट्रीट करें, तो वो एक्चुअली हमारी एक बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग में लेके आती है, एक कंसिस्टेंसी, एक क्लैरिटी हमारी जिंदगी में लेके आती है, जो बहुत जरूरी है। अंकिता, आपने बहुत अच्छा बोला कि हमको इस क्षण में जीना चाहिए। तो ये क्षण में जीने का जो हम सोचते हैं, इसको एटर्नल लव बोलते हैं इंग्लिश में, और शाश्वत अब हिंदी में बोलते हैं। इस क्षण में जीना, ना कोई अतीत ना कोई भविष्य, सब कुछ इस क्षण में ही चल रहा है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जो एक किताब है हरमन हाइस की, जिसने लिखा है सिद्धार्था। और उसमें एक नदी की कहानी कही गई है, जहां एक केवट है जो जिसका नाम है वासुदेव। वो केवट सिद्धार्था को कह रहा है, क्या तुमने नदी का रहस्य जाना है? समय जैसे कोई चीज नहीं होती। जैसे एक नदी एक ही समय हर जगह दिखती है, चाहे पहाड़ों में हो, झरनों में हो या समुद्र में हो मिलते हुए। उसका कोई अतीत नहीं, ना ही कोई भविष्य। उसका केवल यह क्षण है। और इसी प्रकार जैसे हमारे यहाँ पे गंगा बहती है, तो गंगा गंगोत्री से लेके, हरिद्वार से लेके, इलाहाबाद से, वाराणसी से कोलकाता तक, हर जगह हर क्षण दिखती है। गंगा के भांति हम इंसानों को भी वर्तमान में जीना सीखना चाहिए, और कल जो हो गया और कल जो आएगा उनके भंवर में नहीं फंसना चाहिए। तो जो भी है वो इस क्षण में जीने का है। अगर हम भविष्य की चिंता और अतीत का अफसोस अगर हम छोड़ दें और इस क्षण में जीने की कोशिश करें, तो हम हमेशा खुशी रहेंगे। हमको कुछ और दिखेगा नहीं, और हम खुशी की ओर बढ़ते चले जा सकते हैं। चलिए अंकिता, अब हम नुस्खे की तरफ चलते हैं और थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि हम किस तरह समय को अपनी तरह खींच सके और अपने लिए काम करवा सके। जी सुनीता जी, आपने जो वर्तमान में रहने की बात करी है, पहला नुस्खा तो वहीं से आता है जिसका नाम है पोमोडोरो। तो पोमोडोरो एक ऐसी टेक्निक है जहां पे आप एक समय को ब्लॉक करते हैं और वो समय आप एक काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट का समय रखा, फोन पे अलार्म लगाया, और फिर वो 20 मिनट के लिए मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस करूंगी और बाकी सब काम छोड़ दूंगी। तो ऐसे पोमोडोरो एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बहुत बचाता है। और स्पेशली मल्टीटास्किंग, अगर आप उसमें समय पर बात करते हैं तो उसमें भी पोमोडोरो आपको बहुत मदद करता है आपका समय बचाने के लिए। और इसमें एक नुस्खा ये भी आता है कि पोमोडोरो जब आप अलार्म, जैसे आपने 20 मिनट का अलार्म लगाया है या आधे घंटे का या 1 घंटे का अलार्म लगाया, तो उस समय अगर आपके दिमाग में और चीजें आ रही है, जैसे मुझे ये चेक करना है, मुझे वो चेक करना है, तो आप अपने साइड पे एक किताब रख सकते हैं और सब चीजें उसमें लिखते रहिए कि जब ये 1 घंटा मेरा पूरा हो जाएगा तो उसके बाद मैं इस किताब में जो भी लिखा है मैं वो सारे काम इसके बाद करूंगी। तो इस तरह पोमोडोरो आपको बहुत मदद करता है अपना एक कंप्लीट फोकस लाने में और आपका पूरा ध्यान आपके वर्तमान में लेके आने के लिए। लेकिन सुनीता जी, आपने मुझे पता इसका एक अलग वर्जन भी मुझे बताया था, तो आप प्लीज वो भी शेयर कीजिए। मैं इसे प्रायोरिटाइजिंग टाइम बोलती हूँ इंग्लिश में, और कार्य का प्राथमिकता देना। तो कार्य का प्राथमिकता जो हम लोगों को सबसे पहले करना है, जो बाद में करना है। तो जब हम इस तरह से सोचते हैं
तो कई बार हम लोग हर चीज को अपनी थाली में डाल लेते हैं, जैसे हमारी थाली भर जाती है, फिर हमको समझ में नहीं आता कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम उसको प्रायोरिटाइज करें या उसकी प्राथमिकता दें, तो वो एक एग्जाम्पल है मेरे पास। जैसे हम एक किताब में लिख ले, इस हफ्ते में हमको क्या करना चाहिए, इस महीने में हमको क्या करना चाहिए, और इस साल में हमको क्या करना चाहिए। अगर हम ये 3 अलग अलग करके लिख ले, तो हमको समझ में आएगा कि साल में जो करना है उसके लिए वक्त बहुत है हमारे पास करने के लिए, और महीने में करने के लिए भी हमारे पास वक्त है। पर जो हफ्ते में हमको, ये हफ्ते में हमको खत्म करने का है, उसका तो 7 ही दिन वक्त है। तो हम उसके ऊपर अपना फोकस, अपना ध्यान लगा सकते हैं। तो जब हम इस तरह से बांट लेते हैं और कह लेते हैं कि साल भर का अभी वक्त है, हम उसके बारे में अभी चिंता नहीं करें, अभी हम सिर्फ ये हफ्ते में जो हमारे पास कार्य है उसके ऊपर ही हम अपना ध्यान रख के आगे से खुश रह सकते हैं, और इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ताकि हमें पता हो कब हम किस कार्य को हमें लक्ष्य देना या लक्ष्य साधना चाहिए, और कैसे हमने किस तरह का समय हमको प्रबंध करना चाहिए, किसके लिए मैनेज करना अपना टाइम। तो अगर हम लोगों को इतना पता चलता है कि ये हफ्ते में मुझे मैनेज करना है मेरा टाइम, मुझे इतना वक्त प्रबंध करना है, और इस कार्य पे मेरा लक्ष्य होना चाहिए, तो हम लोगों को आसानी हो जाती है। हमको इतना साल साल वाला जो कार्य है उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, ना कि हम लोग ये हफ्ते में जो हमारे पास कार्य है उसके ऊपर, तो हमारा थाली भर जाता है। बिल्कुल सुनीता जी, आपने यहाँ जो लिस्ट बनाने की बात की है उसी से मिलता जुलता मेरा अलग नुस्खा है जो है इंटेंशनल टू डू लिस्ट का। कई बार हमारे पास, जैसे आपने बोला, बहुत सारा काम होता है, हमारे दिमाग में बहुत चीजें हैं जो हमें करनी है। तो यहाँ पे हमें अपना पावर ऑफ इंटेंशन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है, जहाँ पे हम ये देख सकें कि क्या काम है जो हम इस साल का गोल बना सकते हैं, क्या है जिस पे हमें आज फोकस करना है, क्योंकि जो हमें साल में अचीव करना है शायद उसका एक पहला कदम हमें इस हफ्ते में लेना चाहिए, या दूसरा कदम इस महीने में लेना चाहिए। तो इस तरह से एक टेंशन आप जब डालते हैं, लिस्ट बनाते हैं, पेपर के ऊपर लिखते हैं बकायदा कि ये आज सुबह उठ के मैं आज, जैसे आज सुबह की लिस्ट मैंने बनाई कि आज मुझे ये 10 काम करने हैं, इस हफ्ते में मुझे ये 20 काम करने हैं, इस महीने में मुझे ये सपोज 15 काम करने हैं, और इस साल के मेरे 3 गोल हैं, और मेरे आज कल परसों सारे जो छोटे छोटे टास्क हैं वो मेरे बड़े गोल्स की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उस तरह से जब हम एक इंटेंशन डालते हैं, तो उस इंटेंशन से हमें एक क्लैरिटी मिलता है कि क्या चीज हमारे लिए कितना अहमियत रखता है। जैसे हमने प्रायोरिटाइजेशन की बात की, और यहाँ पे ये भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार जैसे हमने बात की कि हम समय को बर्डन भी बना देते हैं। तो यहाँ पे ये भी देखना जरूरी है कि अगर आपने आज की लिस्ट में 10 काम रखे हैं, अगर आप उसमें से 4 या 5 ही कर पाए, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो बचे हुए 4 या 5 चीजें आप अगले दिन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मेन गोल होना चाहिए इंटेंशन, कि आप चाहते हैं कि आप ये 10 काम करें। इन 10 में से अगर आप 8 या 9 या 10 कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 4-5 ही कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप एक्चुअली अपने ऊपर प्रेशर ना डालें, और आप ये समझें कि कोई बात नहीं, आज जैसे आज का दिन मेरे पास था, मैंने ये सब करा, कल का दिन मैं कुछ और कर लूंगी, या परसों का दिन मैं और दूसरा काम खत्म कर लूंगी। तो वो एक समय होना भी बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने ऊपर प्रेशर ना बिल्ड करें, समय को एक बर्डन ना बनाए। और इसी तरह आप कोई भी गोल बना रहे हैं, आप गोल पे फोकस करें, लेकिन टाइम बाउंड गोल को एक अलग तरह से ट्रीट करें। और यहाँ पे ऑब्वियसली, क्योंकि हम जैसे हमने बात की 30 की उम्र से पहले ये काम खत्म करो, 40 की उम्र से पहले ये काम खत्म करो, तो इन चीजों से बच के आप अपनी गोल्स की लिस्ट बनाइए। आप एक्चुअली ये देखिए कि आप एक्चुअली क्या चाहते हैं, क्या आपके पर्सनल गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं, और ये मत सोचिए कि नहीं अब इस साल मुझे ये खत्म करना ही है, ये हफ्ते में मुझे ये खत्म करना ही है। तो वो भी एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि क्या आप अभी काम करना चाहते हैं, क्या वो गोल आपकी जिंदगी में सोसाइटी की वजह से आ रहा है कि
नहीं इस साल में तो मेरी शादी हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर हम एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जो हमारी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजंस होते हैं वो टाइम बाउंड नहीं होने चाहिए। जैसे शादी हमेशा अपने सही समय पे होती है, बच्चे हमेशा तब भी होते हैं जब पति पत्नी दोनों रेडी है इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो किसी भी बड़े डिसीजन में बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं और टाइम एक प्राइमरी फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये क्लैरिटी गोल सेटिंग के टाइम पे भी आपके पास होनी चाहिए। अंकिता, आपने ये सही बोला। और मैं एक और चीज इसके साथ जोड़ना चाहती हूँ कि ये जो समय है इसको एक शक्ति मान के चलें। जैसे आप कह रहे थे ना, इसका अच्छा इस्तेमाल करें, तो इसको एक शक्ति, एक पावर मान के चले, ताकि ये हमें मदद करे हमारे आगे आने वाले समय में या हमारे चाल चलन में हमें मदद करे। तो जब हम मूड बदलते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले बोला था, हमारे मूड के हिसाब से हमारा समय चलता है, धीरे या दौड़ता है। तो अगर हमारा मूड ठीक नहीं है तो हमें लगता है समय बहुत धीरे चल रहा है। तो अगर हम परिवर्तन चाहते हैं और जब हम उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं और एडजस्ट करते हैं, समयोजना करना चाहते हैं, तब हम लोगों को पता चलता है कि समय इतना बुरा भी नहीं है, आगे अच्छा समय भी आ सकता है। तो इस विश्वास को रखना जरूरी है। पर आपने एक और बहुत अच्छी बात कही जब हमने चालू किया था तब, कि पुरानी बातें सोचते हुए कई लोग बैठ जाते हैं। तो कई लोग जो आर्मी में हैं वो अपने पिछले बारे में बताते रहते हैं कि हम यहाँ गए थे, हम वहां गए थे, हमने ये किया, हमने वो किया। जैसे आपने बोला कि 20 साल में मैंने ये किया, तो यही चीज है। और कई लोग हैं जो थोड़े से उम्रदार हो जाते हैं, तो वो अपने बचपन की बातें बहुत करते हैं और जब वो जवान थे उसके बारे में बात करते हैं। तो क्यों ही इस तरह से बात कर, क्योंकि जो बीत गया है वो उनको पहचान में है, वो उनको पता है कि उसका आउटकम क्या हुआ है, उसका परिणाम क्या हुआ है, इसीलिए वो उसके बारे में अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। और वो उसी वक्त में जीना भी चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे मेरा ये अच्छा हुआ था। पर अगर हम वर्तमान में रहे और भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो ना हमको पता है कि आगे क्या होने वाला है, अगले क्षण क्या होने वाला है, या कल क्या होने वाला है, या एक महीने बाद क्या होने वाला है। तो हम लोगों को इसके बारे में डर लगता है, और क्योंकि हमको इसका परिणाम नहीं पता कि क्या होगा, तो उस डर के कारण, उस अनसर्टेनिटी के कारण हम लोग वर्तमान में जीना नहीं चाहते और भविष्य की चिंता करते रहते और अपने अतीत के बारे में बात करते रहते। तो ये जो है एक अजीब सा माहौल बना लेते हैं हम लोग, जहां हम हर तरह रह रहे हैं पर पता नहीं कहाँ है। इस क्षण में अगर जिए तो ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हम फिर उसमें लक्ष्य साध सकते हैं, हमारे गोल्स के ऊपर, हमारे कार्य के ऊपर, और जो हम करना चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, उसके ऊपर हम ध्यान लगा सकते हैं। तो ये आपने जो कहा था उसके साथ में ये एक छोटा सा नुस्खा है, जहां हम मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं हाँ मैं बहुत मल्टीटास्कर हूँ, मैं ये भी कर सकते हूँ, मैं वो भी कर सकते हैं। तो पर ऐसा होता नहीं है। एक ही कार्य के ऊपर आप ध्यान लगा सकते, आप 10 कार्य के ऊपर थोड़ी ध्यान लगा सकते। तो मल्टीटास्किंग कोई ऐसी चीज होती नहीं है। तो अगर हम, जैसे आपने बोला, टाइम ब्लॉकिंग कर ले कि ये वक्त मुझे ये करना चाहिए, ये वक्त मुझे ये करना चाहिए, ये सबसे आसान तरीका है। और एक और चीज है जो मैं कहना चाहती हूँ, उसे कहते हैं ना कहना। सबसे आसान और सबसे मुश्किल, लर्न टू से नो। ये मैं क्यों आज इस समय के इसमें बात कर रही हूँ, क्योंकि कई लोग होते हैं जो दूसरा कोई आके, पड़ोसी, फ्रेंड, कोई भी फोन पे, अरे चलो यहाँ पे जाने का है, वहां जाने का है, ये करना है, वो करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपना काम छोड़ के उनके साथ जा रहे हैं। उनका काम तो हो रहा है, आपका काम क्या क्या हुआ, छोड़ दिया। तो वक्त से कैसे होगा आपका काम, नहीं होगा। फिर चिंता, फिर डर, फिर उसी चक्र में पड़ गए।
वापस वापस वापस। तो इससे निकलने का एक बहुत आसान तरीका, ना मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कुछ काम कर रही हूँ, आज मैं नहीं आ सकती, ये कहने से क्या कर रहे हैं हम लोग? जब हम ना कहते हैं तो हम कई चीजों को जिसपे हम हाँ करके फंस जाते हैं ना, उसमें से निकल जाते हैं, राइट? और हमारे पास जगह खुल जाती है कई कार्य करने के। तो सबसे आसान और सबसे मुश्किल कार्य ना कहें, ताकि आप अपना वक्त और अपनी ऊर्जा उसमें डालें जिसमें आपको जरूरत हो। बहुत अच्छी बात है ये सुनीता जी, क्योंकि कितनी बार ये होता है कि हम ये डिसीजन नहीं लेते हैं, हम ना नहीं बोलते हैं, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना बोलने का, और हम इसके बदले में किसी और को गलत बोलते हैं कि उन्होंने हमारा समय बर्बाद कर दिया, उन्होंने हमारा समय ले लिया और मैं अपना काम नहीं कर पाई। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले आपकी बनती है कि आप नो बोले, जहाँ पे आपको पता है कि आपका खुद का काम ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे क्योंकि कई बार हम दूसरे लोगों को गलत ठहराते हैं, कितनी बार ऐसी चीजें भी होती हैं जहाँ दूसरे गलत होते भी हैं। तो वहां पे एक और काफी अच्छा नुस्खा है कि फॉरगिवनेस का, माफी देने का नुस्खा है। क्योंकि जहां हमने बात की कि हम अपने पास्ट में से लोगों को गलत ठहराते हैं और फिर हम एक बार डिक्लेयर कर देते हैं कि इसको मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, या ठीक है मैं इसके साथ ठीक ठाक बर्ताव करूंगी लेकिन मैं मन में इसको कभी माफ नहीं करूँ। तो जब हम ऐसे ख्याल अपने पास रखते हैं तो हम अपने आप को अटका लेते हैं पास्ट में, जिसके बारे में हमने बात भी की है। तो फॉरगिवनेस का सबसे बड़ा फायदा जो है वो हमें खुद में होता है, और ये हमारे प्रोग्रेस के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी एवोल्यूशन के लिए ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें ये कहीं ना कहीं ये समझने की जरूरत है कि हर इंसान जो चाहता है, जो जितना जानता है उस हिसाब से वो अपना सबसे अच्छा बिहेव कर रहा है। ये एक तरीका है समझने का कि आप उसको कैसे फॉरगिव करें, क्योंकि ज्यादातर हम ये सोचते हैं कि वो इंटेंशनली हमें हार्म करना चाहते हैं या हमारे साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये समझे कि हर इंसान अपने लिए अच्छा चाहता है, हर इंसान एक प्यार चाहता है जिंदगी में, अगर हम इस समझ से चलेंगे तो हम हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है उनको माफ करना। तो एक किताब है रेडिकल एक्सेप्टेंस, जो मैं अभी पढ़ रही हूँ, उसमें लविंग काइंडनेस के बारे में वो बात करते हैं, जहाँ पे वो बोलते हैं अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हैं, कि आप सोच रहे हैं कि इसने मेरे साथ जो किया बहुत गलत किया, तो वहां पे अगर आप लविंग काइंडनेस प्रैक्टिस करेंगे, जहां पे आप उनको बाकी सब छोड़ के उनको सिर्फ एक इंसान की नजर से देखेंगे कि हर इंसान अपनी सेफ्टी चाहता है, हर इंसान जिंदगी में प्यार चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उनकी तारीफ हो, उनका भला हो, और हर कोई अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अगर आप किसी इंसान को किसी कारणवश माफ नहीं कर पा रहे, तो आप उनको एक इंसान की नजर से देख के उस तरह से सोचिए उनको माफ करने का। तो वो भी एक तरीका है जहाँ पे आप एक इंसान को मतलब एक माफ करने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि माफी आप उनके लिए तो दे नहीं रहे हैं, आप अपने लिए दे रहे हैं। तो आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप कोई भी तरीका अपनाइए, लेकिन आप उनको माफ करिए और उस चीज को आप जाने दें। क्योंकि जब तक आप नहीं जाने देंगे, आपका ग्रोथ, आपका एवोल्यूशन रुकेगा, सामने वाले का कुछ नहीं होगा। आप अपने आप को उस समय में बांध के रख रहे हैं आपको, क्योंकि आपकी जिंदगी चल रही है, आपका शरीर चल रहा है, आपकी जिंदगी में बाकी सारी चीजें चल रही हैं। तो कई बार हम भूल जाते हैं कि हम अपने आपको उस समय से बांध के बैठे हैं। लेकिन अगली बार ऐसी कोई चीज होती है तो इमिडिएटली आपका रिएक्शन आता है, इमिडिएटली आपका गुस्सा आता है। तो वो गुस्सा, वो रिएक्शन और वो जो आपके मन का दर्द है, वो उस पास्ट में से आ रहा है। तो जब तक आप उस चीज को जाने नहीं देंगे, आप एक संपूर्ण मनुष्य बन के एक पूरी तरह से इवॉल्व नहीं हो पाएंगे, और कुछ हिस्से आपके पीछे अटके रहेंगे। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस और लविंग काइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है अपने आप को पास्ट पर से हटाने का, अपने भूतकाल में से अपने वर्तमान काल में आने का। फॉरगिवनेस एक बहुत अच्छा तरीका है, और यहाँ पे आपको फॉरगिवनेस ना ही दूसरों को पर खुद को भी देना है। क्योंकि कितनी बार हम कोई गलती करते हैं और सोचते हैं कि हम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, हमने किसी के साथ गलत किया है, या हमें जो करना चाहिए था हमने नहीं किया। तो खुद को माफ करना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने बचपने को, अपने अतीत के किसी हिस्से को गलती को लेके बैठे रहेंगे, तब तक आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो दूसरों को माफ करना बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी खुद को माफ करना भी है।
तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा ही नहीं, एक लाइफ प्रिंसिपल है जो आपको एक्चुअली रेगुलरली करते करते रहना चाहिए, चाहे वो हर हफ्ते है, हर महीने है, पर आपको ये एक ऐसी चीज है जो आपको करते रहनी चाहिए ताकि आपको कोई भी हिस्सा आपके अतीत में ना अटके। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस की इंपॉर्टेंस मेरे ख्याल से हम पहले एपिसोड्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बार बार हम चाहे किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, फॉरगिवनेस एक कॉमन एलिमेंट रहता है जो आपकी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे एक और रिमाइंडर है कि आप अगर हमारे एपिसोड्स देखते आ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। बट फॉरगिवनेस हम 10 तरह से हम आपको बता रहे हैं कि फॉरगिव करना सीखिए, खुद को, दूसरों को फॉरगिव करना सीखिए। तो ये बहुत ही, ये ना ही एक नुस्खा है, बट अगर आप लोगों को फॉरगिव कर पा रहे हैं, खुद को फॉरगिव कर पा रहे हैं, तो ये एक्चुअली एक सुपर पावर बन सकती है आपके लिए। तो इसके लिए ये नुस्खा बहुत जरूरी है। तो सुनीता जी, जैसे आपने अतीत की बात की थी, कई बार हम अपने आप को भविष्य में भी अटका देते हैं। तो इसको मैं बोलती हूँ फ्लेवर्स ऑफ फेक फ्रूट्स, यानी कि नकली फलों का रस। तो कई बार क्या होता है, हम कोई गोल बनाते हैं कि अरे मैं तो 10 किलो वजन कम कर लूंगी, और हम अपने दोस्त को बताएंगे मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं 10 किलो वजन कम करूंगी, उसके बाद मैं ये ड्रेस पहनूंगी, उसके बाद मैं वहां तैयार आके जाऊंगी, और फिर मैं वहां से शॉपिंग करूंगी। और भविष्य के बारे में बात कर करके हम इतने खुश हो जाते हैं और हमारा मन खुश हो जाता है कि हम उसी से हमें तृप्ति मिल जाती है। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमें सिर्फ बातें करके ही मिल जाता है, और हम एक्चुअली में कुछ करते नहीं है उस बारे में। और खूब गप्पे मार के फिर हम सोचते हैं चलो बहुत गप्पे होंगी, चलो अब जाके समोसा खाते हैं। तो एक्चुअली कितनी बार होता है कि हम ऐसे डे ड्रीमिंग करते हैं, हम ऐसे भविष्य में प्लान्स बनाते हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, उसके बाद ये होगा, उसके बाद वैसा होगा, जिसके जो हम एक्चुअली विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं एक तरह से। तो विजुअलाइजेशन तो बहुत अच्छा पार्ट है, लेकिन उसके साथ जो एफर्ट और मेहनत करनी है वो हम नहीं करते, क्योंकि हमें तो एक्चुअली बातें करके ही खुशी मिल गई। लेकिन जो ये फल है, जो हमें ये फ्लेवर्स आ रहे हैं, ये एक्चुअली नकली फ्रूट्स है, क्योंकि भविष्य तो किसी ने नहीं देखा है, कल क्या होगा हमें नहीं पता है। तो जब तक हम अपने आज की लिस्ट में, आज की टू डू लिस्ट में एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, ईटिंग फ्रूट्स, ईटिंग सैलेड, जब तक हम ये सब चीजें नहीं डालेंगे, तब तक हमारे जो फ्रूट्स हैं वो फेक ही रहेंगे। और कई बार वो बातें करके हमारा पेट भर जाता है। तो वो बहुत अच्छा एक नोटिस करने की चीज है कि कहाँ पे आप सिर्फ फेक फ्रूट्स के फ्लेवर्स के साथ खुश हो रहे हैं और कहाँ पे आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा है जहाँ पे आप पास्ट में ना अटक के अपने फ्यूचर में भी अटक रहे हैं। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, और ये हमें बहुत मदद करता है ये जानने में कि अरे बातें करके तो मजा आ गया, अब चलो मेहनत करी जाए। तो यहाँ पे समय को अपने ना पास्ट में अटकना है ना फ्यूचर में अटकना है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि अतीत में नहीं अटकना है और भविष्य में भी नहीं अटकना है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इस पल की शक्ति, जो है मेरा अलग नुस्खा। तो यहाँ पे आता है मेरा नेक्स्ट नुस्खा, जो है इस पल की शक्ति, यानी कि द पावर ऑफ नाउ। सुनीता जी, जैसे आपने पहले भी बोला द इटर्नल नाउ, ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में भी इतनी किताबें लिखी गई हैं। और यहाँ पे एक किताब है द पावर ऑफ नाउ फ्रॉम एकार्ट टोले। तो अगर आपको समय मिले आप प्लीज ये किताब पढ़िए। ये हमें बस ये बताता है कि इस मोमेंट में, इस पल में अगर हम अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति लगाएंगे, तो हम एक्चुअली अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से बदल सकते हैं। क्योंकि जब हम इस पल में हैं, ना हम अपने पास्ट में है ना फ्यूचर में है, और अगर हम ये देख पाते हैं कि पूरी शक्ति मेरी इस पल में है, तो वहां हम डिसीजंस जो है वो अभी लेंगे, सांस हम अभी लेंगे, और सारे एक्शन भी जो है वो हम अभी लेंगे। उस टाइम पे ना हम अपने पास्ट का बर्डन अपने पास लेके चलते हैं, ना ही हम अपने फ्यूचर का एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी पावर है जो हमारी बहुत मदद करती है। और ये पावर ऑफ नाउ हमें ना ही अपने पुराने प्रॉब्लम से निकलने में मदद करती है, और बल्कि ये हमें इतनी पावर देती है कि हम जो करना चाहते हैं हम इस पल में डिसीजन लेके उस पर एक्चुअली अमल कर सके। तो ये अब की ताकत, अब की शक्ति जो है, जी हाँ, तो ये पावर ऑफ नाउ जो है ये एक्चुअली आपकी जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा बन सकती है, जो आपको बहुत एरियाज, बहुत लाइफ के बहुत एरियाज में मदद करता है। अंकिता, आपने बिल्कुल सही बोला। द पावर ऑफ नाउ बहुत ही इम्पोर्टेंट नुस्खा है आपका, और ये कई लोग आजमा चुके, मैं भी आजमा चुकी हूँ, और इसमें बहुत शक्ति है जैसे आपने बोला है। मेरा नुस्खा एक अलग है, बिल्कुल अतरंगा सा। मैं उसको कहती हूँ टेक अ ब्रेक। मतलब हमारे दिमाग में
जो चल रहा है, भविष्य के बारे में, अतीत के बारे में, वर्तमान में क्या चल रहा है उसके बारे में सोच सोच के हमारा दिमाग बेचारा बहुत ओवरवर्क कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो इसको एक हॉलीडे देना चाहिए, एक ब्रेक देना। तो जब हम इसको ब्रेक देते हैं तो हम क्या करते हैं कि न भविष्य न अतीत, हम सिर्फ वर्तमान में रह रहे हैं। तो ब्रेक दे दिया, सोचने की जरूरत नहीं है, तो ऑटोमेटिक हम लोग वर्तमान में आ गए। कुछ नहीं करने का, कुछ नहीं सोचने का, किसी की चिंता नहीं करने की है और किसी चीज का अफसोस नहीं करने, बस इस क्षण, जैसे हमने बहुत पहले वाले एपिसोड में शायद हमने बोला था, सांस लेना, बस ब्रेक लेने का और सांस लेने। पिछले एपिसोड में भी शायद मैंने सांस लेने का बॉक्स ब्रीदिंग के बारे में बताया, तो वो बॉक्स ब्रीदिंग करने, ये सबसे अच्छा नुस्खा है। सब स्थगित कर दो, सब पॉज कर दो और सिर्फ अपने सांस पे ध्यान। उसके बाद हम एक चीज कर सकते हैं जो मैं कहती हूँ जूम आउट, आत्मिक जूम आउट या स्पिरिचुअल जूम आउट। इसका मतलब है कि जो भी आपकी जिंदगी में चल रहा है इस वक्त, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में आपका मन मुटाव है, या किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, उस सब से जूम आउट कर, और जूम आउट करके अपने को अपने आप से एक बात कहने, ये भी गुजर जाए, दिस शैल पास। जब हम अपने आप को ये कह देते हैं तो हम अपने आप को एक मौका और देते, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि मेरे पास और एक मौका नहीं आने वाला है जिंदगी में, तब हम लोग अपने ऊपर प्रेशर बना लेते हैं। यही है, यही टाइम है, बस ये गया तो मेरे पास और वक्त नहीं है। तो कितना प्रेशर पड़ता है हमारे दिमाग, हमारे ऊपर। तो छोड़ दो उस प्रेशर, कहना ये भी गुजर जाएगा और मेरे लिए एक और मौका आएगा। अगर मैंने ये कार्य करने का है या ये चीज मुझे करने का है, 100% मेरे पास एक और मौका है। तो जब हम इस वक्त इस क्षण में रहते हैं, ना भावनाओं में बहते हैं, ना ही अफसोस करते हैं, ना ही डरते हैं, जब हम इस जगह, इस वर्तमान में रहते हैं, तो हम जूम आउट करके इस वर्तमान को एक गिफ्ट, एक प्रेजेंट, एक अनमोल चीज के जैसे हम देख सकते। जैसे ये क्षण हमारे लिए कुछ नया लेके आए, कुछ हमारी मदद करे, कुछ अच्छी चीज बताए। तो कबीर का एक दोहा मुझे याद आ रहा है आज, पता नहीं कबीर की बहुत दोहे याद आ रहे हैं मुझे। रात गवाए सोए के, दिवस गवाए खाए, हीरा जन्मा अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। इसका ये मतलब है कि रात हमने सो के निकाला, दिन हमने खा के निकाला, और ये जन्म हमारा बहुत अनमोल था और हम इसके ऊपर कोई वैल्यू, कोई कीमत, कौड़ी के भाव हम बदल रहे हैं, या कौड़ी जैसी हमारी जिंदगी हो गई। तो क्यों हम ऐसी जिंदगी जीना पसंद कर, नहीं, हमको ऐसे, हमारा तो जन्म अनमोल है, हीरा जैसा, तो हम अपना हीरे वाला जन्म जिएंगे। बहुत खूबसूरत दोहे हैं सुनीता जी, तो और ये लाइफ लेसन्स भी हैं। एक्चुअली हमें अपनी जिंदगी तो हीरे के जैसी जीनी चाहिए, बट हम अपने आप को ही उतनी वैल्यू नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक आपने जैसे डर की बात की, वर्तमान में रहने की बात की, तो मेरा अगला नुस्खा है आइडेंटिफाइंग फेक अर्जेंसी, यानी कि बनावटी जरूरतों को पहचाने। आजकल कितनी बार होता है कि हमें लगता है कि अरे ये काम अगर अभी नहीं हुआ तो गाड़ी निकल जाएगी, अरे अगर अभी हमने ये नहीं खत्म किया तो कैसे होगा ये, या हम लोग इतना डर जाते हैं कि हम हर चीज इतना प्रेशर में आके करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये पहचानना कि कितनी बार आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि आपने प्लान भी नहीं किया और इतनी सारी चीजें आपकी जिंदगी में आ गई। कितने सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज हैं, कितनी सारी ऐसी लग्जरीज हैं जो आपकी जिंदगी में अपने आप आई हैं चल के, और आपने उस बारे में कभी सोचा भी नहीं, कभी प्लान भी नहीं किया। तो ये आपको एक डिवाइन टाइमिंग में भरोसा रखना जरूरी है कि जो ऊपर भगवान है या यूनिवर्स, जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, आपसे बड़ी एक ताकत है जो आपके लिए काम कर रही है, और वो देख रही है कि हर चीज जिस समय आपके पास आनी है वो आ जाए। तो हम अपने ऊपर से वो प्रेशर हटा सकते हैं, अपने ऊपर से वो बर्डन हटा सकते हैं जो हमें हमेशा एक स्ट्रेस में रखता है, एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रखता है कि अरे अभी करो, आज करो। और स्पेशली जो लोग जॉब करते हैं, तो मैं हमेशा से लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप डॉक्टर हैं
तब आप बोल सकते हैं कि इमरजेंसी है। बट अगर आप किसी भी और प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आप किसी की जान के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो वो इमरजेंसी नहीं है। क्योंकि हमेशा, स्पेशली कॉर्पोरेट लाइफ में आजकल हमेशा होता है कि चाहे रात को 4 बजे तक बैठ के करो, 10 बजे तक बैठ के करो, तो वो एक फेक इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। तो उसको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगले दिन आप उठेंगे तो काम हो जाएगा खत्म। और हमारे साथ ये कितनी बार होता है कि हम रात भर बैठ के काम करते हैं और हमारा बॉस उसको अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक देखता भी नहीं है। क्योंकि अगेन कॉर्पोरेट कल्चर में काफी बार ऐसा एक फेक अर्जेंसी का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। और नॉट ओनली कॉर्पोरेट कल्चर, कई बार हम अपनी लाइफ में खुद ही वो फेक अर्जेंसी भी क्रिएट कर देते हैं। तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है और इस लूप में से निकलना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप इस लूप से निकलेंगे तभी आप एक डिवाइन टाइमिंग में ट्रस्ट कर पाएंगे। जैसे हम बोलते हैं कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। तो उस चीज में विश्वास रखिए, जो आपके लिए बना है वो आपकी जिंदगी में आएगा, जरूर आएगा। और जितना शायद आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा ही आएगा। तो उस चीज पे विश्वास रखिए और उसके हिसाब से आगे जिंदगी बढ़ा। तो यहाँ पे मेरा आखिरी नुस्खा है जिसको मैं बोलती हूँ जिंदगी एक खेल। तो हम कई बार अपनी जिंदगी को बहुत सीरियसली ले लेते हैं, लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि जिंदगी भी एक खेल जैसे ही है। जैसे अगर आज मैं 35 ईयर्स की हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं लेवल 35 पे पहुंच चुकी हूँ इस गेम के। तो लेवल 25 पे, यानी जब मैं 25 ईयर्स की थी, तब मुझे लगता था अरे रिस्क कम है, चैलेंजेस कम है और मजा भी बहुत आ रहा है। लेकिन मेरे इतने एफर्ट करके मैं 25 से 26 पे पहुंची और 26 से अब करते करते 35 पे पहुंची हूँ। तो मैं क्यों वापस जाना चाहूंगी? तो कई बार हमें मजा तो बहुत आता है सोच के, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हम 35 तक पहुंचते पहुंचते हमारी सोच कितनी बदली है, हमारा बर्ताव कितना बदला है, हमारी जिंदगी में कितनी सारी खूबसूरत चीजें आई हैं। तो क्या आप वापस लेवल 25 पे जाएंगे? क्योंकि ये सारी चीजें तो आपके पास 35 की एज में आई हैं। तो ये एक और पर्सपेक्टिव है, एक नया नजरिया है देखने का कि आप अपनी जिंदगी को लेवल्स की तरह देखिए। और आप देखिए कि इस उम्र तक आते आते आपने कितना कमाया है और अपनी लाइफ के हर एक एरिया में कितना कमाया है। तो जब आप लाइफ को ऐसे लेवल्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो आप जिस लेवल पे हैं उस चीज को अच्छी तरह से वैल्यू कर पाएंगे। जैसे सुनीता जी ने हीरो की बात की, तो हर लेवल पे आपको कुछ हीरे मिलते हैं, हर लेवल पे आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं। और ये आपका रिवॉर्ड है कि आपने ये उम्र को बहुत अच्छी तरह से जिया है, आपने कुछ गलतियां की हैं, कुछ अच्छी चीजें करी हैं, और ये सब करने के बाद आपको ये रिवॉर्ड मिलता है कि अब आप 1 साल और आगे आ सकते हैं, एक लेवल और क्रॉस कर सकते हैं। और जैसे हम चाहते हैं कि अरे जब हम 20 साल के कॉलेज में थे तो कितना मजा आता था, अरे जब हम 30 साल के उस ऑफिस में काम करते थे कितनी गप्पे मारते थे, कितना मजा आता था। लेकिन असलियत ये है कि हर साल आपको जो एक जिंदगी मौका दे रही है, 1 साल और जीने का, एक दिन और जीने का, वो एक इतना खूबसूरत गिफ्ट है जो एक्चुअली किसी को वापस नहीं मिलता है। तो हम जब टाइम की बात करते हैं, सबसे पहले टाइम को वैल्यू करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर सुबह उठ के हमें ये अप्रिशिएट करना जरूरी है कि जिंदगी ने हमें एक और मौका दिया है। हम कितनी बार देखते हैं कि इतने कम उम्र में लोगों की मौत हो जाती है, इतने लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन हम हर दिन, हर सुबह उठ के सबसे पहले अगर हम अपने भगवान को थैंक यू बोले कि आज एक और मौका मिला है मुझे, लेवल 35 का आज एक और दिन मिला है मुझे, तो मैं उसको पूरी तरह से इंजॉय करूं और मैं उसको अच्छी तरह से जी। और हमें ये समझना जरूरी है कि एट द एंड ऑफ एवरीथिंग जो टाइम है, जहां से हमने कॉन्वर्सेशन शुरू की थी कि टाइम एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो टाइम हमारे माइंड का एक कॉन्सेप्ट है। जैसे हम जब सो जाते हैं रात को, तो क्या सोते समय आपको पता चलता है कि कितना टाइम हो गया है? बल्कि हम कई बार आधी रात को उठ के देखते हैं कि अरे अभी तो 5 बज गए होंगे, पर 1 ही बजा होता है। कभी हमें लगता है अरे 2 बज गए होंगे, पर एक्चुअली सुबह के 7 बज चुके होते हैं। तो जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो ये आपको दिखाता है कि टाइम आपके एक दिमाग की, आपके एक माइंड का कॉन्सेप्ट है। और उसी तरह से आपके माइंड डिफाइन करता है कि आप अपने पास्ट में अटके हैं या अपने फ्यूचर में अटके हैं। तो अगर आप टाइम को आज और अभी में देखें, अपने आज को अप्रिशिएट करें, अपने आज में ग्रैटिट्यूड लेके आए, तो वो आपके लिए आपके टाइम को भी एक सुपर पावर बना सकता है। क्योंकि अगर आप आज में जिएंगे, अगर आप टाइम की वैल्यू करेंगे, तो टाइम भी आपकी पूरी तरह से वैल्यू करे। तो ये एक बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन रहा है सुनीता जी, मैंने आज आपसे बहुत सीखा है। और स्पेशली मुझे दोहे सुन के बहुत मजा आया और उनके मतलब समझ के भी बहुत मजा आया, क्योंकि मैंने एक्चुअली ये कभी सीखा नहीं। और स्पेशली सुनीता जी, जो आपने नदी के बारे में स्टोरी सुनाई थी, वो तो मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि नदी की तरह ही समय भी एक बहाव है।
और अगर हम उसको उस तरह से ट्रीट करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, तो वो ना ही अगर हम समय की वैल्यू करेंगे, समय भी हमारी वैल्यू करेगा। और वो एक्चुअली एक बहुत सुंदर तरीका है जैसे हम हीरे जैसी जिंदगी जी सकते हैं। अंकिता, आपने जो बोला बिल्कुल बहुत ही अच्छा बोला। और एक लास्ट नुस्खा है मेरे पास जो मैं कहती हूँ हैप्पी बर्थडे। ये हम सब अपनी जिंदगी में जी चुके हैं, हर साल हम अपना बर्थडे बनाते हैं, पर अगर हम हर क्षण को हैप्पी बर्थडे समझे और हर क्षण के साथ एक गिफ्ट हमको मिले जिंदगी का, सोच का, और हम अवेयरनेस का, जानकारी का, नॉलेज का, और हर क्षण में हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, वो हमारे लिए हर एक गिफ्ट अनमोल है। जैसे आपने बोला, अगर हम 36 लेवल पे पहुंच गए हैं या कोई और लेवल पे पहुंच गए, क्यों हम पीछे हटना चाहते हैं? तो जब हम खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, चाहे वो मोबाइल पे हो, चाहे वो कंप्यूटर में हो, चाहे कहीं पे हो, तो जब हम लेवल पार कर लेते हैं तो हम वापस वो लेवल में नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि हमने वो खत्म कर लिया, उसका मजा ले लिया हमने, अब हमको वापस जाने का नहीं है। तो यही चीज अगर हम अपनी जिंदगी के साथ हर दिन, हर क्षण अपने आप को बोलते रहे हैप्पी बर्थडे, आगे बढ़ने का है। हो गया, एक साल बीत गया, अब मेरा बर्थडे आया है, अब मुझे नए गिफ्ट मिले हैं और मुझे ये नए गिफ्ट के साथ मुझे आगे बढ़ने, ये एक चीज अगर हम अपने दिमाग में डाल ले तो हमारा समय हर वक्त हमारे लिए एक नया गिफ्ट लेके आए। अंकिता जी, आपके साथ आज बात करके बहुत ही मजा आया, क्योंकि समय के इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम बात करें तो बहुत टाइम बात कर सकते हैं, पर इतना हम लोग संक्षेप में जितना हम कर लेके आ पाए आप लोगों के साथ शेयर करने, और अंकिता के साथ बात करते हुए तो मुझे हमेशा ही बहुत खुशी। जी सुनीता जी, एक और एपिसोड हमारा हो गया है जिसमें अगेन इतना मजा आया बातें करके और इतने दोहे सुन के, कहानियां सुन के। तो हमेशा की तरह इस एपिसोड भी मैंने आपसे बहुत सीखा। तो हमारे दर्शकों के लिए भी हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आशा है कि आपको इस पॉडकास्ट में कुछ सहानुभूति, समझ और नए रास्ते मिले होंगे। आप अपनी जिंदगी में समय की क्या समझ रखते हैं उसके बारे में हमें जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि हमारी पूरी खुशी की और की कम्युनिटी उसका फायदा उठा सके। और अगर आपके पास हमारे लिए कुछ भी सवाल है तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस एपिसोड को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि नए एपिसोड्स आपको सबसे पहले मिलते रहें। हमारे इस प्रयास में कुछ लोगों का हाथ है जिनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। जूम रिकॉर्डिंग्स, वंडरशेयर फिल्मोरा, कैनवा, ओफोनिक। हमारे इस एपिसोड की धुन है पीस ऑफ केक बाय ऑडियो स्टॉक, जो हमारा नुस्खे के साथ बहुत ही अच्छी तरह से जाता है। आपको ये एपिसोड यूट्यूब, स्पॉटिफाई, जियो सावन और अमेज़न म्यूजिक के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। हमसे आप इंस्टाग्राम पे @खुशी की ओर यानी @KHUSHIKIOAR और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। ये पॉडकास्ट अंकन्ना प्रोडक्शंस की पेशकश है। हमसे जुड़े रहें और बढ़ते रहें खुशी की ओर।